ठीक है। एक होता है जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस है। ट्रेडिशनल डेटाबेसेस कौन से हैं? ट्रेडिशनल डेटाबेस हो गया आपके जो RDS चलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। ठीक है। आप लोगों ने कुछ किया हुआ BCMCA वगैरह कुछ ऐसा, या बीटेक वगैरह? हाँ जी MCA किया है। MCA दोनों, ठीक है। तो उसमें किया आपने हुआ, but डेटाबेसेस की, हाँ किए हैं, बट रट रट के पास किए हैं, समझ के नहीं। हाँ, मतलब जो भी है, लेकिन आपको डेटाबेस का कंसेप्ट तो है ही ना कि डेटाबेस होता था। तो वहां पे जब तक आपने भी किए होंगे तो RDS डेटाबेस ही ज्यादा चलता था, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। ठीक है। जहाँ पे एक टेबल बनाई जाती है, पहले एक डेटाबेस बनाया जाता है, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाई जाती है, टेबल के अंदर डेटाबेसेस की कमांड चलेंगी आपकी, है ना, और वो अधिकतर कमांड SQL बेस्ड होती हैं, SQL बेस्ड होती हैं। ठीक है। जैसे हो गया एग्जांपल के तौर पे हो गया ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसे आता है, वो भी उसी का वो है, उदाहरण हो गया पूरा। अब इसको हाँ, और माइक्रोसॉफ्ट सेंट्रलाइज एक्सेस आता मैनेज था, करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने एक्सेस भी आपका, MySQL और SQL लेके आए ये, बिल्कुल सेंट्रलाइज बिल्कुल इसको मैनेज करने माइक्रोसॉफ्ट के लिए। SQL आपका रिलेशनल डेटाबेस है, बिल्कुल है। ठीक है ना। ये हो गया। अभी MySQL चलता है, ठीक है, और स्मॉल डेटाबेसेस के लिए MySQL है, और आपके मिड लेवल के लिए SQL सर्वर चलता है, और उसके बाद आपके पास चलता है Oracle चलता है बड़े डेटाबेसेस के लिए। ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें कंपैरिजन करके बताऊं तो Azure में जाओगे तो तुमको Oracle नहीं मिलता है। ठीक है, वहां पे Oracle नहीं मिलता, वहां पे आपके पास MySQL और SQL का सपोर्ट है। ठीक है। तो ये डेटाबेसेस को AWS सपोर्ट करता है। AWS क्यों हिट है? क्योंकि AWS ये सपोर्ट करता है, Oracle को भी सपोर्ट करता है AWS। ठीक है। तो ये तो हुए ट्रेडिशनल डेटाबेस जिसके लिए बात होती है। उसके अलावा होते हैं आपके पास डिफरेंट डेटाबेस जिसको बोलते हैं NoSQL और DynamoDB। ठीक है। तो NoSQL, DynamoDB या SimpleDB, ये सारे एक ही बात है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका कोई स्कीमा जो है ना फिक्स नहीं होता। मतलब अगर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम की बात करोगे तो उसमें एक स्कीमा फिक्स होगा कि स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट की टेबल बनेगी, तो स्टूडेंट का एक एम्प्लॉय आईडी, स्टूडेंट आईडी कार्ड होगा, एक स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट के सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट की क्लास होगी, ये सब चीजें वहां पे मेंशन करोगे, और उतना ही वो स्पेस लेता है। ठीक है। लेकिन नो स्ट्रक्चर नहीं होता ना इसमें, स्ट्रक्चर नहीं नॉन होता नो एसक्यूएल में। नॉन स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन इंडेक्सिंग का चक्कर होता नहीं इसमें। इंडेक्सिंग नहीं, इंडेक्सिंग तो रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर नहीं होता। स्ट्रक्चर नहीं, फॉर्मेट नहीं हुआ जैसे उस हिसाब से आपको बनाना है, सब टेबल डिफाइन करनी है, कुछ करना है। एग्जैक्टली आपने आपने पहले बोला कि भाई 100 बाई 100 की टेबल चाहिए, तो मुझे 100 फीट्स का मेरे पास एक बॉक्स जो या स्टोरेज मेरी रिजर्व हो गई एक तरह से। ठीक है, चाहे वो यूज करूं या ना करूं, चाहे मैं उसमें कॉलम डालूं ना डालूं, लेकिन वो रिजर्व हो गया। नो एसक्यूएल डायनामोडीबी में क्या है, सिंपल क्वेरीज चलानी है, क्योंकि हर डेटा कॉम्प्लिकेटेड तो चाहिए नहीं होता, है ना। कई अब गेम बच्चे खेल रहे हैं तो गेमिंग एप्लीकेशन बननी है, उसमें क्या होता है, उसमें स्टेज रखनी होती है, 2-3 दिन तक का रिकॉर्ड रखना होता है, या कुछ टाइम का रिकॉर्ड रखना होता है, और कुछ ही पर्टिकुलर फील्ड चाहिए होती है। तो उन चीजों में क्या होता है कि हर जगह पे कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस नहीं चाहिए, इसलिए इसलिए नो एसक्यूएल या सिंपल डेटाबेस काफी ज्यादा हिट हुआ। ठीक है। तो ये एक छोटा सा मतलब पॉइंट है। हाँ, तो जैसे वो MongoDB ये सब आता है, MongoDB इसमें यूज होता है। एग्जैक्टली तो ये हुआ। इसके अलावा ये दो डेटाबेस हो गए, और तीसरी चीज होती है कैशे सर्वर। कैशे सर्वर्स क्या होते हैं? कैचे सर्वर्स क्या होते हैं कि आपके पास डेटाबेस क्या चलता है, डेटाबेस एक्चुअली हार्ड डिस्क की लगी हुई है, SSD डिस्क लगी हुई है। ठीक है। SSD डिस्क जो लगी हुई होती है डेटाबेस में, तो आप क्या करोगे, यूजर क्वेरी करेगा डेटाबेस सर्वर पर, और डेटाबेस सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अब डेटाबेस सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा तो रिस्पॉन्ड किससे करेगा, अपनी क्वेरी को जनरेट करेगा, और जो डिस्क वहां पे यूज हो रही है, SSD डिस्क लगी है, वो फास्ट है। लेकिन अगर डेटाबेस काफी हैवी हो जाता है या डेटाबेस काफी बड़े हो जाते हैं तो वहां पे इश्यूज आते हैं, जैसे IRCTC की वेबसाइट आए दिन सुनते रहते हो कि दिक्कत होता है, या एयरलाइंस के डेटाबेसेस हो गए, इनके पास रिकॉर्ड्स काफी होते हैं, तो इन लेटेंसी आना शुरू हो जाता है। जब इतने बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं तो उस डेटाबेसेस को बड़े बड़े सर्वर कॉन्फ़िगरेशन भी उतना इजीली उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, इश्यूज आते हैं। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ कंपनी आई जिसको बोलते हैं रेडिस और मैम कैशे। ये दो कंपनीज ने अपने कैशे इंजन निकाले। तो कैशे इंजन का मतलब है कि इन्होंने एक कैशे सर्वर्स बनाए। कैशे सर्वर्स बनाने के लिए क्या होता है, कैशे सर्वर्स में आपके पास अ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चेंज किया, SSD डिस्क की जगह फ्लैश मेमोरी लगा दी।
फ्लैश मेमोरी दैट मीन्स वो काइंड ऑफ रैम की जैसे मेमोरी होती है। तो आपने देखा होगा रैम काफी तेजी से डेटा प्रोसेस करती है। तो जब उस लेवल की मेमोरी लगी होती है तो वहां पे डेटा प्रोसेसिंग काफी फास्ट हो जाती है। तो होता क्या है कि वो डेटाबेस कैशे डेटाबेस क्वेरी रिस्पॉन्स को स्टोर कर लेते हैं कैशे में। ठीक है। तो अभी क्या होता है, एक मिडिलवेयर सर्वर आ जाता है जिसको कैशे सर्वर बोलते हैं, बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस। तो जब यूजर की कोई क्वेरी जाती है तो यूजर ने जब क्वेरी सेंड किया तो क्वेरी किस पे हिट करती है, कैशे सर्वर पे हिट करती है। और कैशे सर्वर पे हिट करने के बाद अगर उस वो क्वेरी ऑलरेडी है वहां पर, ठीक है, ऑलरेडी जनरेट हुआ हुआ है, तो उस क्वेरी का रिस्पॉन्स काफी तेजी से वहां पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, वो प्रोसेस होके यूजर को रिस्पॉन्स कैशे सर्वर से मिल जाता है। इस चीज का एडवांटेज ये होता है कि यूजर का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि वो डेटाबेस सर्वर पे गया ही नहीं। ठीक है। अगर वो क्वेरी वहां पर नहीं है तो वो क्वेरी वहां पे चली जाएगी आगे प्रोसेस होने के लिए डेटाबेस सर्वर के पास से। डेटाबेस सर्वर पे प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद रिकॉर्ड जो है वो जो रिस्पॉन्स है वो अगेन कैशे सर्वर पे आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और यूजर को रिस्पॉन्स मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम कुछ इस तरीके की क्वेरी आई तो क्या होगा, वहीं कैशे सर्वर पे प्रोसेस हो जाएगी। बट ओवरऑल इन सब का फायदा क्या होगा कि जो नेक्स्ट टाइम कोई यूजर आएगा तो उसको फास्ट रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये सेम लेकिन टेक्नोलॉजी यूज वन होती है टाइम तो वेबसाइट सर के लिए। उसको वन टाइम तो उसको फर्स्ट रीड टाइम करना डिले पड़ेगा। आएगा। वन हाँ, टाइम तो फर्स्ट टाइम करना डिले। पड़ेगा हर एक यूजर को, क्योंकि बिल्कुल। मैंने इस पे काम किया है रेडिस पे ना। एक अच्छा। आपने उसका नाम सुना होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो है गवर्नमेंट का। हम्म। हाँ हाँ एक बिल्कुल। साइबर साइबर सेफ आता है पोर्टल गवर्नमेंट का ना, जिसमें ये यूपीआई एक्टिविटीज वो पूरा वो करते हैं, ट्रैक अच्छा। करते हैं। हम्म। उस पे मैं पूरा उनका वो ये डीसी देखता था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे हमारी टीम थी, तो मैं एडमिन में मैं ही था पूरा अकेला, तो इनके सारे फिजिकल सर्वर थे, तो वहाँ पे ये सब वहीं पे ना डेटाबेस हम पूरा हम्म। देखते थे। इन्होंने पूरा एयरटेल वालों ने पूरा बना के दे रखा था, एयरटेल पेमेंट बैंक का था प्रोजेक्ट ये। अच्छा। तो इसमें उन्होंने हम्म। यही यही फंडे यूज करे हुए थे, रेडिस के सब पूरा वो बनाया हुआ था, लेकिन सारा मैनुअल है इसमें ये, क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा तो नहीं रहता ना cloud पे, वो करेक्ट तो अपना करेक्ट करेक्ट इन हाउस वो ये बनाते हैं डीसी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वहाँ पे मैंने ये देखा सब, मैंने काफी उसमें डेटाबेस में बहुत दिमाग मारा था इसमें। हाँ, तो तूने देखा होगा फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स जो है वो स्लो आता है, लेकिन हाँ। फर्स्ट क्वेरी के बाद जितने भी रिस्पॉन्स होंगे आपके सेम क्वेरी हम्म, के रिजल्ट के, वो आपके फास्ट प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है। तो अल्टीमेटली यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। ठीक है। तो ये तीन बिल्कुल। तरीके की डेटाबेस में आता है, किसी भी क्लाउड में चले जाना यही मिलेगा आपको। तो ये कंसेप्ट है। ठीक है। तो ये अब हमारा जो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर या एज ए आर्किटेक्ट आपका जो रोल होता है वो क्या होता है कि हमको डेटाबेसेस प्रोवाइड करना है। इन डेटाबेसेस में क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है एडब्ल्यूएस, वो देखना है, और उसके बाद ये किस तरीके से डेटाबेसेस बन के कर सकते हैं। फिर बाकी काम तो डेटाबेस टीम करेगी, लेकिन हमारा काम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। ठीक है। तो यहाँ तक आपका रोल रहता है। लेकिन इसमें सर जो प्राइमरी, जैसे ये लोग कई बार, जैसे कई बार कुछ कंपनीज होती है ना, जैसा ये वो ये भी चाहती हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम करे, एडमिन वाला, सिस्टम एडमिन। तो हम्म। वो तो कई बार पॉसिबल नहीं होता, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, थोड़ा बहुत अपने जो वो कल्चरल वो रहता है कहीं पर्सपेक्टिव। ना, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो हाँ वहाँ पर रहता है। जैसे हमारी कंपनी है, हाँ हमारी बिल्कुल कंपनी क्या है बिल्कुल कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ही बंदा सारा काम कर ले। बिल्कुल तो बिल्कुल छोटी बिल्कुल कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे होता है, करना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बिल्कुल है, ये बात तो एक्चुअली फैक्ट है हम्म, कि आप ये नहीं कह सकते ना, अगर कंपनी है, हर कंपनी का अपना कल्चर है। और हम्म, जैसे इन्होंने राकेश ने बोला वो एक्चुअली होता है कि जो छोटी कंपनियां होते हैं वो चाहते हैं कि हर चीज पे कमांड हो। ठीक है। वो आपसे कहेंगे लाइनक्स सर्वर भी आप ही हैंडल करो, आप हम्म, आपसे कहेंगे डेटाबेस भी हैंडल करो। और वो उनका एक्चुअली टारगेट यही होता है कि जितना काम आपसे करवा सकते हो करवा लें, है ना। तो वो उसकी फिर आप जैसे मतलब वही है कि भाई जितना स्टडी किया हुआ है वो हो जाता है, ऐसा नहीं है। कमांड सर्च करोगे तो उतने वर्किंग लायक मिल जाता है आराम से, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ ये हो इस तरीके की चीजें भी हैं। वहाँ पे तो सर मेरे लिए इतना बड़ा था, चैलेंज था कि इन्होंने ऐसे ऐसे डिवाइस लगा रखे थे ना, जैसे A10 थंडर, लोड हम्म। बैलेंसर, ये सब, मतलब वो उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई वीडियो नहीं, इंटरनेट पे कुछ भी नहीं था, ना सपोर्ट, तो वो पूरा मैनेज करना बहुत मुश्किल था। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होगा, ओहो। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, गवर्नमेंट के काम ही ऐसे हैं, हाँ, कुछ मेंटेन नहीं कर रखा उन्होंने। तभी समझ इनफैक्ट में क्या आया था होगा। वहाँ पे, जैसे जो सर्वर होते थे ना जिसपे इनके वो चल रहे थे, वेब सर्वर या जो भी, वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस भी नहीं था, बंद था वो भी। अच्छा। आपको अगर इसे अपडेट करना है, पैच चलाना है, आप कैसे करोगे? सारा वही मैनुअली करना पड़ता था मुझे।
हाँ चैलेंज तो है, वहाँ के पागल हो अपने गया था। चैलेंज है, वहाँ का अपना मजा है, वो दोनों ही चीजें हैं। हाँ, आपको एक अलग ही फीलिंग रहता है, हर जगह का अलग है। वहाँ आधे टाइम तो तुम ये कहते होंगे, लेकिन ये है कि वो भी कुछ कहते नहीं है, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अरे ये आईटी वाले बढ़िया है, इनको बहुत कुछ आता है। हाँ। एक अलग ही और वाव होता है अरे वो वैसे। तो सर पूरा आदमी को परखने की वो पे वो रहती है इंटेलिजेंस। सही बात है। ठीक है, तो व्हेन वी कीप इंफॉर्मेशन इन रिकॉर्ड्स दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। देखो ये सिंपल मतलब नॉर्मल लेवल की चीजें हैं, ये मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आपके पास क्या है कि जब आपको रिकॉर्ड्स रखने हैं एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज के, रेस्टोरेंट के, है ना, क्लाइंट रिकॉर्ड रखना है, स्टूडेंट रिकॉर्ड रखना है, तो आप वो सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हो, राइट। टू टाइप्स के डेटाबेसेस होते हैं, जैसे मैंने बोला आपको, एक आरडीएस डेटाबेसेस है। आरडीएस डेटाबेसेस में जो पॉपुलर है वो कौन सा है? माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल। माई एसक्यूएल क्या है? ओपन लाइसेंस है, फ्री है, तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। AWS जो सपोर्ट करता है, AWS आपको करता है Amazon अरोरा। Amazon अरोरा इनका आरडीएस का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। इन्होंने माई एसक्यूएल के कंपटीशन में निकाला था, और अभी ये ओरेकल के डेटाबेसेस तक इजीली सपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो कभी भी चॉइस आए ना कि आपको माई एसक्यूएल यूज करना है या Amazon अरोरा यूज करना है, और क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो स्ट्रेट फॉरवर्डली आप इस पे Amazon अरोरा पे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माई एसक्यूएल 5 रेप्लिका देता है, यहाँ पे 15 रेप्लिका देता है। ठीक है, तो इन्होंने काफी सारी मतलब परफॉर्मेंस वाइज ना काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। इन्होंने बोला है माई एसक्यूएल की मैं 5 टाइम ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दूंगा, 3 और 5 टाइम है। ठीक है, और Amazon अरोरा बोलते कर, कहता है, क्लेम करते हैं कि ये 3 और 5 टाइम माई एसक्यूएल के परफॉर्मेंस देंगे बेटर। पोस्टग्री के 2 टाइम्स का क्लेम करते हैं कि जो पोस्टग्री की परफॉर्मेंस है उससे ज्यादा 2 टाइम्स हमारी परफॉर्मेंस आपको बेटर रहेगी। ठीक है, माई एसक्यूएल की सारी कमांड्स यहाँ पे चलती है। हर डेटाबेस में एक प्राइमरी की होती है। ठीक है, एक कोई भी टेबल बनाओगे तो हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है। ठीक है, एक प्राइमरी की होगी जिसमें आपका जो यूनिक होगी, और उस यूनिक की के अकॉर्डिंगली आप कभी भी रिकॉर्ड को, किसी भी रिकॉर्ड को फैच करना हो तो आप इजीली उसको फैच कर सकते हो। ठीक है, अगर एग्जांपल लेते हैं तो मान लो कोई कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी कंपनी है, तो वो क्या होगा, उनका एक नेम, टी नेम के नाम से हो गया, जैसे ये नेम होगा कंपनी का, एड्रेस हो गया, ठीक है, प्राइमरी की हो गई, एम्प्लॉय आईडी हो गई। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो हर एम्प्लॉय आईडी मिलता ही मिलता है, तो ये एम्प्लॉय आईडी यूनिक की हो गई, तो ये प्राइमरी की कहलाएगी। एज हो गया, जॉब रोल हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, ये एक जस्ट एग्जांपल है, आप ऐसी भी कोई टेबल बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही क्लाइंट की टेबल बना सकते हो आप, ऐसे ही इंश्योरेंस प्लान की बना सकते हो, अलग अलग प्लान्स होंगे उसकी भी टेबल बन जाएगी, क्लाइंट की अलग टेबल बन जाएगी, इस तरीके की मल्टीपल टेबल्स बन सकती हैं। तो ये जो टेबल तो डेवलपर ही बनाएगा। हाँ, टेबल्स बनाने का काम वैसे डेवलपर्स का, राइट। वो डेवलपर का है, डीबी एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, हाँ जी। ये उन्हीं का काम है। आपका काम डेटाबेस बना के प्रोवाइड करना और कनेक्टिविटी चेक करके देना है। लेकिन आपसे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ये है कि मतलब आपको पता है कि ये चीजें क्या होता है ना, ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट कि, पता होना चाहिए। हाँ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हवा है। तो मेरे से ये सर हो गया। एक बार ना एक क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में, इसी में ही AWS RDS में। उनको कुछ प्रॉब्लम आती थी। अब वो क्या करते थे, RDS थोड़ा सा महंगा पड़ता है रादर देन द इंडिविजुअल EC2 इंस्टेंस मैनेज करने से। वो लैम्प स्टैक वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। लैंप स्टैक का, ओके। जैसे एक ही इंस्टेंस ले लिया, ऐसे मान लो M सीरीज का या किसी का, उस पर डाली, सब कुछ कर लिया। अब उसमें क्या होता है, मान लीजिए RDS, मान लीजिए इनके और भी इनके मास्टर स्लेव वाला कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। मान लो उसमें एक एक सेकंड पे कोई मास्टर फेल हो गया, तो उसमें जो लॉग्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो आप कैसे रिट्रीव करोगे उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के। चलो करते हैं, मतलब बता रहे हो ना आप, क्वेश्चन है ना, ठीक है, कवर करेंगे इसको। ठीक है, तो अभी AWS एडमिनिस्ट्रेटर जॉब, हाँ नॉर्मली जॉब क्या, डेटाबेस की कनेक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, रीड रेप्लिका, रीड रेप्लिका एक कंसेप्ट है। रीड रेप्लिका समझते हो आप क्या होगा? डेटाबेस में अगर रीड रेप्लिका है तो उसका क्या मतलब हुआ? जहां तक मुझे जो लगता है, माइट भी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, कि रेप्लिका मतलब हो गया जो उसकी एक तरह की कॉपी हो गई, डुप्लीकेट कॉपी होगी, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी, है ना।
तो रेप्लिका मींस की जो डेटाबेस जो सर्वर बनाया है उसका कॉपी या वही मास्टर स्लेव वाला कॉन्सेप्ट आ गया है इसमें? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रीड रेप्लिका का मतलब होता है एकदम डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है, और वो रेप्लिका आपस में सिंक होती रहती है मास्टर से, ठीक है। रेप्लिका क्या होगा, आपस में सिंक होती रहेगी। रीड रेप्लिका कॉपी इज ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डेटाबेस which gets sync पानी which gets sync with primary database continuously, है ना, continuously और a particular interval और at a particular interval, ठीक है, डिफाइन कर दिया आपने कि कब वो सिंक हो रही है, ठीक है। तो ये रेप्लिका होती है, कंटिन्यूसली सिंक होती है। अब इसमें क्या है कि अगर आपका डिलीशन हुआ है, ठीक है, तो वो भी सिंक होगा, और अगर आपका कुछ अपडेट आया तो वो भी सिंक होगा, राइट। तो ये इसमें सब कुछ चेंजेस सिंक होते हैं। बैकअप कॉपी इससे डिफरेंट होती है। बैकअप होता है, बैकअप सिंक नहीं होता, है ना। वाइल बैकअप कॉपी, बैकअप को क्या बोलते हैं, स्नैपशॉट, ठीक है। वाइल बैकअप कॉपी डू नॉट गेट सिंक विद मास्टर कॉपी, मास्टर डेटाबेस। तो ये तुम्हें समझने वाली बात है कि रीड रेप्लिका अगर कोई कहता है डुप्लीकेट कॉपी है तो वो सिंक होती है, और अगर बैकअप है या स्नैपशॉट लिया है तो वो सिंक नहीं होता, ठीक है। ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपको क्लियर तो हुआ सर होगा। रेप्लिका जो है जैसे वो मास्टर की भी बना सकते हैं या वो स्लेव की बनती हैं? मास्टर से ही बनेगी, स्लेव की नहीं बनेगी। अच्छा, मास्टर की जो जैसे मान लीजिए अगर आपका जो प्राइमरी डेटाबेस चल रहा है उसके आपने 2 रेप्लिका बना दिए, बाई चांस अगर एक फेल हुआ तो वो और तो अच्छा फिर तो ये हो गया कि मास्टर फेल हो गया तो वो दोनों भी फेल हो जाएंगे। वो दोनों भी फेल हो जाएंगे, बिल्कुल, ओह! ठीक है ना। तो मास्टर, अब यहाँ पे हमने क्या किया, डुप्लीकेट कॉपी बना दिया, यहाँ पे रेप्लिका बना दिया। इसके फेल को बचाने के लिए जो आपका क्वेश्चन था उसी में आपका सेकंड आंसर आ गया कि उसको बचाने के लिए क्या लिया जाता है, बैकअप लिया जाता है ना। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपका मास्टर फेल हुआ तो वो भी फेल हो गए, राइट। तो इसी को बचाने के लिए हम सर्वर्स के बैकअप भी लेते हैं। तो रेप्लिका का अलग कंसेप्ट है और बैकअप का अलग कंसेप्ट है, राइट। और मेरे सर इसमें तो एक चीज बताओ, मान लो जैसे अभी ये फ्लिपकार्ट अमेजोन होती है, इनके तो बहुत भयंकर वो होता है सेटअप, तो इसमें तो ये काफी सारे प्राइमरी डेटाबेस बनाते होंगे अच्छा, क्योंकि ठीक मास्टर है। पे अगर लोड आएगा तो रेप्लिका का मेन क्या काम रहता है, मतलब वही बैलेंस करता है ना उस लोड को झेलने के लिए, क्वेरी को जल्दी जल्दी बैलेंस कर रहा है ना, सॉल्व करे। हाँ बैलेंस कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, वहां पे लोड को बैलेंस कर देगा। मतलब ऐसा नहीं है प्राइमरी पे डेटा राइट होता है, आपने रीडर अभी उसी की बात में आ रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा अच्छा। रेप्लिका समझ में आया यहाँ पे कि हमारे पास रेप्लिका कैसे बना, ठीक है। अब हम्म ये क्या हुआ, रेप्लिका में भी रीड रेप्लिका बना सकते हो। रीड रेप्लिका क्या है, रीड रेप्लिका का कंसेप्ट ये है कि वहां से सिर्फ आप रीड कर सकते हो, डेटा को राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो डेटा मॉडिफाई नहीं होगा, जो भी चेंजेस आ रहा है। आपने क्या किया, आपके पास एक प्राइमरी हो गई और 2 रीड रेप्लिका हो गई। तो उसमें क्या होगा, जब आपके पास यूजर की क्वेरीज आ रही हैं, तो कई बार ऐसा होता है यूजर की क्वेरीज में सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, आपको डेटा को राइट नहीं करना। तो आपने क्या किया, आपके पास एक प्राइमरी है, उस पर तो रीड और राइट दोनों हो रहा है, और आपने रीड ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपने बोला अगर मेरे पास कोई रीड ट्रैफिक आ रहा है तो उसको किस पे राइट कर दे, उसको किसको फॉरवर्ड कर दे, रीड रेप्लिका को, ठीक है। तो रीड रेप्लिका के पास तो सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है ही, तो जो भी लेटेस्ट स्टेटस है वो वहां से मिल जाता है। तो रीड ट्रैफिक को हम रीड रेप्लिका पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो इससे ये एडवांटेज है कि आपका लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अल्टीमेटली सर्वर का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देता है। तो डेटाबेस फेल होने के चांसेस एक्चुअली काफी कम होते हैं, ठीक है। किसी भी सिनारियो में डेटाबेस फेल होने, सिस्टम तभी चलता है जब डेटाबेस या सिस्टम अप रहे, ठीक है। तो जल्दी से फेल नहीं होते हैं ये सिस्टम।
और डेटा जो है वो रीड रेप्लिका पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे ई कॉमर्स कंपनीज होती है उसमें यूजर जैसे बस विंडो मतलब लाइक ना ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कुछ वो देख के चले गए, मतलब उन्होंने अकाउंट बना के कुछ खरीदा नहीं। हाँ आप उसको कहना चाह रहे हो क्योंकि रीड और राइट तो वहीं परफॉर्म होगा ना जहाँ वो अकाउंट बना रहा है, जहाँ नहीं, पे अगर काम कर उन्होंने अकाउंट बनाया, रहा है। अगर उन्होंने अकाउंट बनाया तो ये कैसी एक्टिविटी हुई? ये तो रीड राइट हो गई। राइट हुई। अगर अकाउंट बनाया तो ये राइट हुई, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने अकाउंट से लॉगिन करके आप सिर्फ सर्फिंग करके आ गए, ठीक है, तो वो कैसा ट्रैफिक है? वो रीड वाला हो गया। रीड वाला हो गया, है ना। तो जहाँ पे राइटिंग हो रही है वो कॉन्करेंट में आता है, जहाँ पे रीड और राइट दोनों होता है वो आता है कॉन्करेंट यूजर्स। कॉन्करेंट यूजर्स कैसे हुए? जो राइट मतलब जो हाँ, सर्फिंग मतलब कर रहा रीड है और वो राइट, जो जहाँ पे रीड और राइट हो रहा है वो वाले आता है या ये आता है? जहाँ पे देखो, जहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन को खाली लिस्ट किया, है ना, जहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन को लिस्ट किया, सिर्फ आपने डेटा देखा, तो वो रीड है, ठीक है। और प्राइमरी क्या है? प्राइमरी पे रीड और राइट दोनों हो रहा है, ठीक है। इवन इवन इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि प्राइमरी पे चाहे रीड नहीं हो रहा, प्राइमरी पे सिर्फ आप राइट डेटा फॉरवर्ड, तो अगर कोई भी डेटा राइट हो रहा है तो उसको आप समझ सकते हो कि वहां पे जा रहा है। इट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन कॉन्फ़िगरेशन, जैसा आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ठीक है। तो वो उसका हेडेक हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर रीड ट्रैफिक है तो रीड ट्रैफिक का मतलब उस पर कुछ भी राइट नहीं कर पाओगे, दैट इज फॉर श्योर, है ना। प्राइमरी को आप कैसा बनाते हो? रीड राइट बनाते हो, राइट बनाते हो, वो डेटाबेस टीम का, या मतलब आपका लॉजिक है कि किस लॉजिक पे लगाते हो, ठीक। तो हमें ये देखना है कि हमें करना है क्या है। हम कह रहे हैं कि रीड और राइट लगाना है तो वो प्राइमरी पे हो जाएगा, क्योंकि रीड रीड होने से मना नहीं करता प्राइमरी। रीड तो कर ही सकते हो ना, जब आप राइट कर सकते हो तो रीड तो होगा ही होगा। ये ठीक है। तो अब इसके बाद ओरेकल में एक और ये फीचर देते हैं जिसको बोलते हैं BYOL, ठीक है। BYOL आपका इसमें भी आता है EC2 के अंदर। जब आप विंडोज के सर्वर्स बनाते हो तो अगर आप डेडिकेटेड होस्ट लेते हो तो डेडिकेटेड होस्ट के थ्रू आप अपने विंडोज के लाइसेंस को यूज कर सकते हो, ठीक है। विंडोज के लाइसेंस को आप यूज कर सकते हो। तो विंडोज के लाइसेंस को कैसे यूज करते हो? अ, आप जो विंडोज के लाइसेंस परचेज किए हुए हो उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसमें यूज कर सकते हो, यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो ये है। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर आपने लाइसेंस मान लो ओरेकल के परचेज किया एंड यू डिसाइडेड कि भाई मैं क्लाउड पे मूव कर रहा हूँ, तो आपकी कंपनी ने अगर डिसाइड किया कि वहां पे क्लाउड पे मूव कर रहे हैं तो वो जो है आपके पास कर सकते हैं क्लाउड पर मूव। लेकिन हाँ, वो अपने लाइसेंस भी यूज कर सकते हैं वहां पे, तो इसको BYOL कंसेप्ट कहते हैं। वो अपना लाइसेंस यूज कर सकते हैं, ये भी फीचर वो देता है AWS। MySQL का ये जो तो पोर्ट है वो 3306 है। बोलो। ऊपर वाला पॉइंट अभी बाद में करोगे और वो पॉइंट इन टाइम रिकवरी वाला कहाँ पर है? ये टू सेटअप मेंटेनेंस विंडो फॉर डेटाबेस पॉइंट इन टाइम फीचर। रिकवरी है, ठीक है। तो रिस्टोर का जो पॉइंट इन टाइम रिकवरी है वहां पे क्या है, ये पॉइंट इन टाइम रिकवरी को भी सपोर्ट करता है डेटाबेसेस, ठीक है। तो जो भी आपका डेटाबेस बन रहा है ना उसमें ट्रांजैक्शन लॉग्स बनती हैं। तो एक अभी जब बात कर रहे थे आप लोग, तो ट्रांजैक्शन लॉग्स बनते हैं। ट्रांजैक्शन लॉग क्या करता है? वो लॉग्स को रिस्टोर कर सकता है। मतलब ओहो, अच्छा, ट्रांजैक्शन लॉग्स को रिकवर कर सकता है। मतलब उसके थ्रू आपका डेटा जो है ना रिस्टोर हो जाता है 5 मिनट्स तक की, मतलब अप टू 5 मिनट्स बिफोर तक की सारी रिकॉर्डिंग आ जाती है वहां पे। ये फायदा है, ठीक है। तो जो प्राइमरी एडवांटेज है कि आपने मतलब जो भी काम किया, अगर डेटा लूज हो रहा है तो भी, अगर मान लो आपका डेटाबेस कुछ किसी वजह से फेल हो गया, तो भी आप 5 मिनट्स बिफोर तक की आप रिकवरी कर सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट इन टाइम रिकवरी का फीचर होता है जिसके थ्रू ये रिकवरी हो जाती है। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज देखें, ठीक है। 5 मिनट तो मतलब तो मैक्सिमम डेटा लॉस आपका 5 मिनट्स तक का होगा। अच्छा, ये तो ये तो बहुत बड़ा ये तो बहुत बेकार है फिर तो, क्योंकि कंपनी तो चाहती एक सेकंड का भी डेटाबेस लॉस ना हो। अरे सिर्फ 5 मिनट्स तक का डेटाबेस लूज हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ा फीचर है। अगर आपने बैकअप नहीं भी लिया हुआ तो तब यही भी तो रिकवरी उसका था होगी। क्वेश्चन, वो यही तो कह रहा था कि हमें एक एक जो सेकंड का भी नहीं हो, जो 5 मिनट का गैप है ना वो भी नहीं होना चाहिए, वो आप कहाँ से निकालोगे?
वो आपको सिर्फ घुमा रहा है। ट्रांजैक्शन लॉग्स होते हैं, ट्रांजैक्शन लॉग्स के थ्रू निकलता है। जो बिन लॉग फाइल्स बनती है, जैसे बिन लॉग फाइल्स। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होती है, आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप 5 मिनट्स तक का डेटा आपको मिलेगा, आपका कोई डेटा लूज नहीं होगा। वो आपसे यही पूछ रहा था, पॉइंट इन टाइम रिकवरी पूछ रहा था। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये है। इसके बाद आपके पास आता है मल्टी एजी डेटाबेस बना सकते हो, है ना। हाई अवेलेबिलिटी की बात करोगे तो प्राइमरी की 2 कॉपी बना सकते हो। तो अगर एक डेटा एक अवेलेबिलिटी जोन करप्ट भी हो गया तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से आप बना सकते हो। ठीक है, और इसके बाद हो गया आपके पास, आप 1 प्राइमरी और 2 रीड रेप्लिका का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके आर्किटेक्चर की और आपकी कॉस्टिंग की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रीड रेप्लिका को आप अगर मान लो कभी डेटाबेस आपका फेल हो गया तो रीड रेप्लिका को आप एज ए प्राइमरी प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा फीचर आपके पास मिलता है कि हमेशा कभी भी आप इसको एज ए प्राइमरी प्रमोट ये कर सर सकते आरडीएस में भी क्या वो वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं क्या, जैसे ये लोड बैलेंसर वाला टाइप का होता है कुछ, हो। लोड जैसे बैलेंसर नहीं होता यहाँ पे, लेकिन ऑटो हाई स्केलिंग अवेलेबिलिटी आ वाला, जाती है। हाँ, ऑटो हाई स्केलिंग अवेलेबिलिटी टाइप। आ जाती है। नहीं है, अच्छा ऑटो स्केलिंग होती है। ऑटो स्केलिंग होती है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे है, लेकिन ये कर सकते हो मल्टी एजी डेटाबेस हाई अवेलेबिलिटी के लिए। लोड जैसे मान बैलेंसर नहीं लीजिए लगता कि इसमें जाके। हाँ, जैसे एक लोड बढ़ रहा है तो इससे वो इस वाले थ्रेशोल्ड से ऊपर गया, इस बार इतनी क्वेरीज से ट्रांजैक्शन पर सिस्टम वो और है, या तो वो वो है, लगा सकते हैं ना ऐसे। लगा सकते हैं। अब देखो वेरी क्विकली देखना, ये आपके पास है डेटाबेस क्रिएट करना। तो सबसे पहले अपना रीजन सेलेक्ट किया, ठीक है, राइट टॉप पे अपना रीजन सेलेक्ट किया आपने। उसके बाद आरडीएस में गए, आरडीएस में कुछ आपको इस तरीके का कंसोल आएगा। ठीक है, ये कौन सा हम आरडीएस डाटाबेस बना रहे हैं? आरडीएस डेटाबेस, करेक्ट। क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये डेटाबेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अरोरा का मैंने बताया आपको माई एसक्यूएल कंपेटिबल है। अरोरा का पोस्टग्री एसक्यूएल कंपेटिबल भी उन्होंने निकाल दिए। ठीक है, माई एसक्यूएल है, पोस्टग्री एसक्यूएल है, मारिया डीबी है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है। कोई भी आप बना सकते हो, जो भी आप बनाना चाहो वो बना सकते हो। ठीक है, ये दोनों फ्री नहीं है, अरोरा फ्री नहीं है, ओरेकल फ्री नहीं है। ठीक है, माई एसक्यूएल फ्री है। ठीक है, माई एसक्यूएल यूज कर सकते हो या ये कोई डेटाबेस बना सकते हो। सभी के स्टेप्स सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, माई एसक्यूएल का आप लोगों ने शायद कभी यूज किया हो तो कि देख लो, नहीं तो पोस्टग्री में तुम्हें स्टेप दिखा देता हूँ। आप माई एसक्यूएल का बना लेना। ठीक है, स्टेप्स आपके सेम रहेंगे ऑलमोस्ट। पोस्टगरी का पोस्टग्री दिखा का दो या उसका, हाँ, देख लेते हैं। बताओ बताओ किसका करना है। हाँ इसी कर लो, पोस्टगरी MySQL एसक्यूएल। काफी कॉमन है, MySQL काफी ज्यादा नॉर्मल यूज होता है कंपनी में, आपको नॉर्मली MySQL मिलेगा। ठीक है, तो मैं है। MySQL बता देता हूँ। 64 टेराबाइट तक का सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, पहले 5 कॉपी बनती थी, अभी 15 रीड रेप्लिका आप बना सकते हो। ठीक है, हर सिंगल रीजन में ये 5 रीड रेप्लिका आपको देता है। ठीक, जनरल पर्पस मेमोरी ऑप्टिमाइज और बस्टेबल इंस्टेंसेस को सपोर्ट करता है। ऑटोमेटिक बैकअप और पॉइंट इन टाइम रिकवरी को भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, पोस्टग्री एसक्यूएल में जाओगे तो पोस्टग्री एसक्यूएल में आप यहाँ के भी देख सकते हो, ऑलमोस्ट करीब करीब सेम है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं आता। ठीक है, अमेजोन अरोरा का है। अमेजोन अरोरा का क्या है देखो, जो अरोरा क्या क्लेम कर रहा है कि 3 टाइम्स पोस्टग्री से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है ना। वहां पे 64 टेराबाइट तक देता है, यहाँ 128 टेराबाइट तक का सपोर्ट दे रहा है। कह दो, माई एसक्यूएल कंपेटिबल जो है अरोरा का, इसमें आप देखोगे तो ये 64 एसक्यूएल से अगर कंपेयर कर रहे हो, है ना, तो बोलता है 128 टेराबाइट का डेटा आपको दे रहा है। तो MySQL यूज करोगे तो 64 मिल रहा है, यहाँ डबल मिल रहा है। वो कहता है 5 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप Amazon Aurora यूज करते हो। तो मार्केट खराब करने के लिए मतलब ये सब काम किया जाता है।
तो MySQL की मार्केट को इस तरीके से किया जा रहा है, लेकिन वो अभी भी मतलब काफी अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो MySQL का अगर तुम लेते हो यहाँ पे, MySQL के डिफरेंट वर्जन हैं, तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो 8 का है, तो वो 8 चल रहा है, बाकी ये पुराने वर्जन को भी सपोर्ट करता है। ठीक, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। फ्री टायर में जाओगे तो आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, प्रोडक्शन में जाओगे तो फिर आपको उसी तरीके से चार्जेस लगते हैं। ठीक है, क्या क्या सपोर्ट कर रहा है, मल्टी एजी डीबी क्लस्टर भी बना सकते हो, एक प्राइमरी कॉपी बनेगी, 2 रीड रेप्लिका बनेगी, जो मतलब आइडियली प्रोडक्शन के लिए एक आइडियल कंसेप्ट है कि आप मल्टी एजी बना दो, सॉरी मल्टी एजी बनेगा तो 2 प्राइमरी बन जाएंगी मल्टी एजी, प्लस हर इंस्टेंस के पास रीड रेप्लिका भी बनेगी। ठीक है, तो ये आपको एक एडवांटेज होगा यहाँ। मल्टी एजी मतलब हाई अवेलेबल, क्योंकि 2 कॉपी है प्राइमरी की प्लस रीड रेप्लिका के साथ में। ठीक है, तो क्लस्टर हो गया प्राइमरी प्लस रीड रेप्लिका। मल्टी एजी डीबी इंस्टांस मतलब 2 इंस्टांस बनेगी मल्टी एजी, अलग अलग डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। और इसके बाद एक सिंगल डीबी इंस्टांस भी बना सकते हो, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी की रिक्वायरमेंट पे कि वो कैसे बनाना चाहते हैं, है ना। नॉर्मली वैसे सिंगल इंस्टांसेस बनते हैं, अगर ज्यादा क्रिटिकल होता है, प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट होता है, तो वो मल्टी एजी डीबी इंस्टांस को लिया जाता है। ठीक है, एडमिन यूजर नेम डाला डेटाबेस का। ठीक है, तो ये एक बनेगी डेटाबेस, मतलब अंडरलाइंग हार्डवेयर। ठीक है, डेटाबेस उसके ऊपर बनेगा। तो अभी क्या बन रहा है, ये एक सर्वर बन रहा है, वर्चुअल मशीन बन रही है। ठीक है, वर्चुअल मशीन का नाम हमने टेस्ट डीबी दिया, यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड जो भी आप देना चाहते हो, मैंने पासवर्ड 123 दिया है। ठीक है, और क्लासेस चूज कर सकते हो, तो स्टैंडर्ड क्लास नॉर्मली वो एम क्लास को देता है जनरल यूजर्स के लिए। मेमोरी ऑप्टिमाइज आर और एक्स कैटेगरी है, जो आपको ध्यान होगा अगर हमने EC2 जब किया था, तो मेमोरी ऑप्टिमाइज की क्लासेस की कैटेगरी आर और एक्स की होती है। बस्टेबल क्लासेस जो होती है वो टी क्लासेस है, ये सबसे सस्ती क्लास है जनरल यूजेस में, और ये आप T3.micro भी फ्री टायर में आता है, और आप T2.small ले सकते हो। T3.micro फ्री टायर में आता है, T2 को इन्होंने रिलीज कर दिया है, मतलब अभी T2 की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इंक्लूड प्रीवियस जनरेशन करोगे तो वहां पे आपको T2 भी दिख जाता है। ठीक है, बट T3.micro उन्होंने फ्री कर दिया है। स्टोरेज क्लासेस में अगेन वही कंसेप्ट आ गया जनरल। ठीक है, प्रोविजन और मैग्नेटिक, मैग्नेटिक रिकमेंड करते नहीं है, लिख दिया है उन्होंने। ठीक है, जनरल पर्पस या प्रोविजन में जा सकते हो। तो इसमें से हम ज्यादातर हम क्या लें, हम हमसे ऐसे कोई पूछता है जनरल अगर जनरल लोगे आपको। नहीं GP2 GP3 IOPS कैसे करें? हाँ, ये आप GP2 ले सकते हो, इसमें कुछ भी इशू नहीं है। आप कहीं भी अगर आपका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो आप GP2 पे जाओ। ठीक है, आपने अगर प्रैक्टिकली देखा डेटाबेस है, की जैसे मान परफॉर्मेंस लीजिए डाउन होती है, सुनो मेरी बात सुन लो, जी जी अगर डेटाबेस की परफॉर्मेंस डाउन आती है और कंपनी कहती है कि नहीं हमें थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप किस पे जा सकते हो, GP3 पे जाने का ऑप्शन आपके पास है। GP3 से GP2 नहीं जा पाओगे, लोअर टू हायर चलेगा, हायर से लोअर नहीं जाएंगे। लोअर नहीं जाएगा, है ना। तो ये डेफिनेटली आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ इतना ज्यादा नहीं है। और आप GP3 की कैटेगरी हमने वो भी देखा था ना, IOPS से निकाल लो कितनी कैटेगरी जाती है, स्पीड हाँ जी। कितनी जाती है, तो उसके थ्रू आप वो बता सकते हो कि किस पे जाना चाहते हो। इसके बाद 200 GB की एलोकेशन है ना, हम 20 GB का डेटाबेस लेंगे। ठीक है, और स्टोरेज ऑटो स्केलिंग है। ठीक है, आपने बोला कि 200 GB तक की ऑटो स्केलिंग हो जाए, तो ऐसा वो सपोर्ट करता है। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। ऑटो स्केलिंग यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो अगर मान लो 20 GB का डेटाबेस तुम्हारा फिल हो गया, तो 200 GB तक जाने देगा उसको। अच्छा, मेक सेंस? लेकिन वो चार्जेबल होगा ना? ऑब्वियसली जितना चार्ज करो, जितना यूज करोगे उतना चार्ज करना। सेम ऑप्शन यहाँ पे भी आ गया है, जो आपका ऑप्शन था वहां पे कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, एंड तो पॉइंट वाला। वाया EC2 इंस्टांस भी कनेक्ट कर सकते हो।
ठीक है। एक EC2 इंस्टांस जाओगे उससे भी कनेक्ट कर सकते हो, विदाउट EC2 इंस्टांस भी आप कर सकते हो, बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन एक EC2 इंस्टांस यहाँ पे लूप में आ गया, ठीक है। एक EC2 इंस्टांस जनरेट कर देगा, उसके बाद आप उसके थ्रू बना सकते हो। मतलब वो अपने आप ही बनाएगा EC2? नहीं, आपको बनानी पड़ेगी। जैसे ही कनेक्ट करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी इंस्टांस चूज करनी। अच्छा, यहाँ से इन्होंने ऑप्शन दे दिया, इसके साथ आप बना सकते हो, एग्जैक्टली, क्रिएट कर सकते हो। इम्प्रोवाइजेशन कर रहा है। हाँ लेंगे यही है। हाँ। इस इंस्टेंस को हम अगर सिलेक्ट करेंगे तो केवल इसी इंस्टेंस से कनेक्ट हो पाएगा, ये ऐसा है क्या? इसी इंस्टांस से कनेक्ट हो पाएगा, RDS, क्योंकि RDS को डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। अलॉन्ग विद होगा, डायरेक्ट कनेक्ट तो बन जाता है, डायरेक्ट भी हो जाएगा और EC2 इंस्टांस के थ्रू भी हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर देता हूँ इसको, है ना, उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, तो अभी इंस्टांस के थ्रू हो गया तो यहाँ पर है, नहीं तो अगर आपने ये चूज नहीं किया होता तो आप VPC चूज कर सकते थे, अपना किस VPC से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो मैंने अभी फिलहाल इंस्टांस से ले लिया। टीवी सबनेट ग्रुप हो गया आपका पब्लिकली एक्सेस, अब सिर्फ इसी इंस्टांस से ही हो पाएगा, समझ गए, पब्लिक एक्सेस हट गया। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको जरा यहाँ से कर देता हूँ ताकि हम टेस्टिंग कर पाए। पब्लिक एक्सेस को मैंने यस कर दिया ताकि आप इसको एक्सेस कर पाओ। ठीक है, डिफॉल्ट में बना रहे हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में आपके पास 3306 पोर्ट ओपन होना चाहिए, मेक सेंस, क्योंकि हमारा MySQL का पोर्ट 3306 है। प्रॉक्सी चाहिए तो प्रॉक्सी के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉक्सी का लॉजिक मैं बताऊंगा आपको। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कैसे हो रहा है, IAM के थ्रू करा सकते हो। ठीक है, अगर IAM का यूजर है, या सिंपल यूजर आईडी पासवर्ड देना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस आपके पास आते हैं। मॉनिटरिंग में जाते हो तो बाय डिफॉल्ट 60 सेकंड्स की मॉनिटरिंग है। ठीक है, वो आपको मिल जाता है। सॉरी, बाय डिफॉल्ट मॉनिटरिंग नहीं होती, अगर आप इसको इनेबल करोगे तो आपके पास 60 सेकंड्स की मॉनिटरिंग बाय डिफॉल्ट आती है। ठीक है, ये इनहांस मॉनिटरिंग आपको मिल जाती है। अब इसकी कॉस्ट आ रही है $14.71 पर मंथ की। मैं इसको अगर फ्री टायर में, मैंने तुम्हें क्योंकि ऑप्शन दिखाने थे तो मैंने ये तीनों ऑप्शन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ फ्री टायर में जाके इसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप करोगे तो आपको डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो ये डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, इसको हम कल कनेक्ट करेंगे। आज तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मुझे अभी निकलना है और फिर कुछ काम है आज का, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी। कल कनेक्ट करते हैं सेम 3 to 4 के टाइम पे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, तो आज का मैं इसको यहाँ पे रैप अप कर रहा हूँ, मैं कल कनेक्ट करता हूँ आपसे 3 to 4 सेम टाइम पे। चलो सर, और बाई चांस अगर जैसे मिस हो जाए ना, तो आज जैसे आपने मैसेज किया था, आप सिर्फ डायरेक्ट कॉल कर दो, सर मैं अवेलेबल हूँ, है ना। अनटिल अनलेस कोई काम ही नहीं आ गया तो बात अलग है, नहीं तो मैं नॉर्मली रहता हूँ अवेलेबल। ठीक है, चलो ठीक सर है, बाय, कल और डिटेल में करते हैं। ठीक।